हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष, मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस की 2 थ्योरी क्लासेस कर चुके हैं और ये आपकी लास्ट थ्योरी क्लास रहेगी। इसके बाद में जो अगली क्लास आपकी बनेगी उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे, उन फॉर्मूलों को देखेंगे। एंड उसकी अगली क्लास से जो आपकी प्रैक्टिस क्लासेस होगी हाइट एंड डिस्टेंस वाले की, वो आपकी मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जिन्होंने भी इस वाली क्लास से पहले जो 2 क्लासेस मैंने आपको करवाई ये थ्योरी क्लासेस, उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको जा करके देखो, क्योंकि वहां से आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिलेगी। जैसे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर, हम 7 से 8 रूल्स आपके बनते हैं। उन रूल्स को हम लोग याद करेंगे। वो रूल्स हमारे को जैसे ही याद हो जाएंगे तो जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के, कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप उन क्वेश्चंस को उन रूल्स का यूज करते हुए आसानी से करके निकल जाओगे। और मैं आपको इतना गारंटी से कह सकता हूं कि विथ इन 10 सेकेंड आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप विथ इन 10 सेकेंड उस क्वेश्चन को उन रूल्स का यूज करते हुए कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 6 रूल्स जो है वो मैं कवर अप करवा चुका हूँ। और इस वाली क्लास के अंदर बाकी के जो हमारे 2 रूल्स रह गए हैं, उन दोनों रूल्स को हम लोग इस वाली क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखना है ऐसे। एक तो वो 2 रूल्स आपको बता दूंगा, इसके अलावा आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उस पॉइंट को मैं आपको सबसे लास्ट में बता दूंगा, उस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। और उस पॉइंट को यदि आप ध्यान रख गए और इन रूल्स को याद रख गए तो फिर आपको ट्रिक ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को पूरा आप लोग देखते चले जाना और आपको डेफिनेटली इसके अंदर आपको हेल्प मिलेगा। देखो, रूल नंबर 7 की बात करते हैं। रूल नंबर 7 जो है वो कल वाले जो हमने रूल्स पढ़े थे उसी में आगे की तरफ हम लोग इसको ऐड करेंगे। देखो, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे डबल ट्राइंगल वाला जो फॉर्मेशन आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको इस तरह से एक ट्राइंगल दे रखा हो, यहाँ पर आपका 90 है, पॉइंट ए आपको दे दिया, देन ऐसे ही पॉइंट बी जो है वो इस तरफ है। अब यदि ये पॉइंट ए और बी इस वाली लाइन के, ये जो बिल्डिंग है इस लाइन के, यदि ये दोनों ए की तरफ है, तो इस वाले से हम लोगों ने स्टार्ट किया था कल वाली क्लास में, हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, हम लोगों ने कल क्या किया था, ये जो डायग्राम बनता है, इस डायग्राम में 3 पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। कौन कौन सी? 60 और 30 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, 45 और 30 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और इसके अलावा एक और हमने डिस्कस कर लिया था, कौन सा? 60 और 45 वाला। ये 3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, इनके लिए मैंने आपको रूल्स भी बता दिए थे, राइट। अब इसी केस में क्या होता है, जो ये डबल ट्राइंगल वाला जो होता है, इसमें आपका एक और पॉसिबिलिटी बनती है। वो कौन सी बनती है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड आपका इसमें एक और पॉसिबिलिटी बनेगी। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हो तो वो कैसे बनेगा, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर जो एंगल्स आपको दिए जाएंगे ए और बी दोनों पर जो एंगल्स दिए जाएंगे, उन पर वैल्यू इस तरह की होगी जो इस वाले सेट से बिलोंग नहीं करेगी, राइट। इन वैल्यूज में से नहीं होगी, ध्यान रखना। और वो वैल्यूज इस तरह की होगी जिनके ऊपर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू याद नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 18 दे देगा, यहाँ पर 72 बोल देगा। अब ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू 18 के ऊपर पता है, ना 72 के ऊपर पता है, राइट। और देखो क्या बना सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दे देगा आपको 25 और यहाँ पर आपको दे देगा 65। तो ऐसे क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करते हुए भी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो ये आपकी जो बनेगी ना, वो फोर्थ वाली पॉसिबिलिटी बनेगी। 3 पॉसिबिलिटीज तो ये वाली बनेगी, और ये फोर्थ पॉसिबिलिटी जो बनेगी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लेकर के बनेगी। ठीक है, तो इस वाली पॉसिबिलिटी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें क्या आपको याद रखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और जैसे कल वाले रूल्स के अंदर 4 ऑल्टरनेटिव्स बने थे, 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज और बनी थी उसके अंदर, वो सेम चारों पॉसिबिलिटी आज वाले रूल के अंदर भी बनेगी। लेकिन पहले ये रूल क्या है, उस रूल को हमको समझना है। और ये जरूर याद रखना कि रूल 7 जो है वो ओनली तब काम करेगा जब वो दोनों एंगल्स जो है वो कैसे एंगल्स हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए। वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के पूरक कोण होने चाहिए। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए, पूरक कोण होने चाहिए। यदि इस तरह की कोई वैल्यू दे दी जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस तरह से दे दिया जाए 40 दे दिया, और यहाँ पर आपको दे दिया जाए फॉर एग्जाम्पल 55 दे दिया,
तो मुझे ये बताओ क्या ये दोनों मिलकर के ऐड होने पर 90 डिग्री बनाएंगे क्या? आपको कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल क्या होता है, पूरा कोण क्या होता है, वो तो अच्छे से याद होगा ना। दो ऐसे एंगल जिनको प्लस करने पर कितना बने, 90 बन जाए। इन दोनों को प्लस करने पर भी आपका 90 बन रहा है, लेकिन क्या इन दोनों को प्लस करने पर 90 बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो यदि आपको इस तरह की वैल्यू दी जाए, और वैसे पता है वो आपको इस तरह की वैल्यू वो आपको देगा ही नहीं। 55 और 40, 55 और 40 इस तरह की वैल्यू आपको दी नहीं जाएगी, क्योंकि ये दोनों मिलकर के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे नहीं। और जब तक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा नहीं, हमारा रूल यहाँ पर काम नहीं करेगा। इन दोनों पर हमारा रूल काम करेगा, इस थर्ड वाले के ऊपर हमारा रूल काम नहीं करेगा। बेसिकली याद रखना, रूल 7 हमारा तभी काम करेगा जब वो दोनों एंगल्स कैसे होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए। अब हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि फिर 60 और 30 जो है ये भी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। हाँ, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। आपका ये जो रूल है वो इस पर भी काम करेगा। ठीक है, 45 30 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ये रूल नंबर 7 तो काम नहीं करेगा, लेकिन कल जो आपको रूल बताया था वो जरूर काम करेगा। ठीक है, मेन ये ध्यान रख लेना, 60 और 30 जो है ये भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने के कारण ये वाला रूल भी यहाँ पर काम करेगा, रूल नंबर 7 भी। और कल जो आपको रूल बताया था वो रूल भी इस पर काम कर जाएगा, लेकिन ये जो नेक्स्ट जो दो केसेस हैं इसके ऊपर आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रूल काम नहीं करेगा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रूल क्या है वो समझना। देखो, रूल नंबर 7 समझते जाना, और फिर इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहली बात तो ये याद रखना कि ये रूल हमारा ओनली तब काम करेगा जब कैसे हो वो दोनों एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए, पूरा कोण होने चाहिए। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको इस तरह का एक ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ पर 90 बन रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पॉइंट्स को एक ही साइड लेकर के चल रहा हूँ। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे इसके जो चारों अल्टरनेटिव बनेंगे उसमें एक बार क्या होगा, ये पॉइंट भी जो है वो इसके लेफ्ट साइड में चले जाएगा। फिर दोनों सेम हाइट वाली बिल्डिंग्स आ जाएगी। फिर दोनों बिल्डिंग्स जिनकी हाइट डिफरेंट होगी उस तरह की चीजें आ जाएगी। तो वो चारों अल्टरनेटिव जो है वो इसी में काउंट हो जाएंगे। पहले इसको समझ लो। पहली कंडीशन, जैसे यहाँ पर आपको एंगल दे रखा हो अल्फा और यहाँ पर आपको दे रखा हो बीटा, तो ये याद रखना पहली कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आना चाहिए आपका, 90 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हो आपका x, और ऐसे ही यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस मान लेना y हो, और ये बिल्डिंग की हाइट मान लेना कितना हो, h हो। तो याद रखना h का जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा आपका, √xy बनेगा। ये कैसे बनेगा वो भी मैं समझा दूंगा। मेन आपको याद रखने वाला पॉइंट ये है, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है और पॉइंट बी जो है, ये वाला जो पॉइंट बी है, इसका कॉमन पॉइंट से डिस्टेंस यदि x हो, पॉइंट ए का कॉमन पॉइंट से डिस्टेंस यदि y हो, तो ये जो हाइट बनेगी बिल्डिंग की वो किसके बराबर होगी, √xy के बराबर होगी। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे वो समझना। देखो, पहले यदि मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करता हूं तो इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा, बीटा के अकॉर्डिंग, और बीटा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर आएगा, और बीटा के साथ में जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बेस आ जाएगा। राइट, तो यहाँ से यदि मैं वैल्यू लिखता हूँ tan बीटा की, तो वो क्या बन जाएगा हमारा h/x हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यदि मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूंगा तो एंगल अल्फा के सामने की तरफ जो h है वो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके साथ वाली साइड ये जो y जो बनेगा ये क्या बनेगा, यहाँ पर बेस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बन जाएगा tan अल्फा बराबर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, h/y हो जाएगा। अब आप अच्छे से याद करो, जब मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टीज लिखवाई थी तो मैंने आपको टोटल 9 प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, याद है ना। आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, साइन का वैल्यू कॉस के बराबर, ठीक है, टेन का वैल्यू कॉट के बराबर होता है, सेक का वैल्यू कॉसेक के बराबर होता है। इसके अलावा साइन और सेक का गुणा करने पर 1 मिलता है, कॉस और कॉसेक का गुणा करने पर 1 मिलता है, टेन और टेन का गुणा करने पर 1 मिलता है, कॉट और कॉट का गुणा करने पर 1 मिलता है। इसके अलावा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बराबर 1 आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 वो भी कितना आता है, 1 आता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई थी। तो वो जो 9 प्रॉपर्टीज लिखवाई थी उसमें से एक प्रॉपर्टी आपकी थी tan अल्फा इंटू
10 बीटा, ये किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। भाई दो 10 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 1 के बराबर आता है। वो कब आता है? जब अल्फा और बीटा दोनों कैसे होने चाहिए? आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो यहाँ पर क्या होगा? 10 अल्फा और 10 बीटा, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? यहाँ पर 1 आना चाहिए। 10 अल्फा का वैल्यू एच अपॉन में वाई हो जाएगा, 10 बीटा का वैल्यू एच अपॉन में एक्स हो जाएगा, बराबर में 1 आ जाएगा। यहाँ से आपका बन जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में एक्स वाई बराबर 1 आ जाएगा। एच स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एक्स इंटू वाई के बराबर, और जब आप एच का वैल्यू निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका रूट एक्स वाई हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ये प्रूफ होता है। प्रूफ क्या बनता है वो भी मैंने बता दिया, और ये प्रॉपर्टी याद क्या रखने वाला पॉइंट है वो भी मैंने आपको बता दिया। ये पॉइंट आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 दे रखा हूँ, तो एच का जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा? आपका रूट एक्स वाई बन जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा अभी, तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, और इसमें क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स बनते हैं पहले वो समझ लो। देखो, पहला ऑल्टरनेटिव तो यही बन जाएगा जो अभी हमने बनाया था। एक ट्राइंगल आपको इस तरह से दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर एंगल आपका अल्फा है, यहाँ पर मान लेना बीटा है, ये जो डिस्टेंस है उसको आप एक्स मान लेना, ये जो डिस्टेंस है उसको क्या मान लेना? वाई मान लेना। तो ये जो हाइट बनेगी बिल्डिंग की वो किसके बराबर होगी? एक्स वाई। और इन जो मैं आपको ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ, इन चारों ऑल्टरनेटिव में ये ध्यान रखना कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए? आपका 90 डिग्री होना चाहिए। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो हमारा ये जो रूल है वो काम नहीं करेगा। सेकंड ऑल्टरनेटिव देखो क्या बनेगा। जैसे इस तरह से हो, एक बिल्डिंग है इस तरह से, ठीक है, 90 जो है वो कंपल्सरी होना चाहिए यहाँ पर, और इस तरह से आपको बोला जाए ये वाला पार्ट, ठीक है। अब आपकी बार क्या होगा? जैसे इसमें क्या था, ये दोनों पॉइंट्स बिल्डिंग के एक ही साइड थे, आपकी बार ये दोनों पॉइंट्स क्या हो गए? बिल्डिंग के अलग अलग तरफ आ गए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बीटा मान लेना, यहाँ पर अल्फा मान लेना, ठीक है। इसका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स मान लेना, ये वाला जो डिस्टेंस है उसको कितना मान लेना? वाई मान लेना। एक पॉइंट आपको याद होगा, जैसे जो कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, क्या कि जो एंगल्स आप लेंगे उनके ऑपोजिट साइड्स कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे बीटा के सामने देखो या अल्फा के सामने देखो सेम आ रहा है, तो वो रूल आपका आज भी काम करेगा। वो जो छोटा सा पॉइंट है वो आपका आज भी काम करेगा। बीटा के सामने देखो, अल्फा के सामने देखो, दोनों के सामने सेम है, तो और अल्फा और बीटा जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी होनी चाहिए। तो यहाँ से ये जो बिल्डिंग बनेगी, इसकी जो हाइट बनेगी वो किसके बराबर हो जाएगी? रूट एक्स वाई के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तीसरा केस देखना, जैसे आपको इस तरह से एक ग्राउंड दे रखा है और इसके दोनों तरफ क्या है? बिल्डिंग्स है इस तरह से, और ये दोनों बिल्डिंग्स की जो हाइट है वो कैसी है? सेम है। जब बिल्डिंग की हाइट सेम होती है तो जो पॉइंट हम लेते हैं वो रैंडमली कोई पॉइंट ले लेते हैं बीच में इस तरह से, राइट, और इनको ज्वाइन कर देना। यहाँ पर 90 है, यहाँ पर भी 90 है, ठीक है। एंगल्स मान लेना, यहाँ पर आपका बीटा बन रहा है और यहाँ पर अल्फा है। ये डिस्टेंस मान लेना वाई है, और ये डिस्टेंस मान लेना कितना है? एक्स है। तो जब ये अल्फा और बीटा दोनों का समेशन करने पर कितना बने? 90 बने। यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 आता है तो पहले आप एक चीज़ देखो, अल्फा के सामने की तरफ और बीटा के सामने की तरफ जो साइड है वो कैसी है? सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो यदि हमारा ये साइड जो है वो एग्जैक्टली सेम है तो रूल नंबर 7 हमारा काम करेगा। और रूल नंबर 7 हमारे को ये कहता है कि बिल्डिंग का जो हाइट बनेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? रूट एक्स वाई। अब जैसे इधर वाली बिल्डिंग का हाइट जो है वो रूट एक्स वाई बन रहा है, तो इधर वाली बिल्डिंग का भी हाइट ध्यान रखना, वो कितना बनेगा? आपका रूट एक्स वाई बनेगा, क्योंकि दोनों बिल्डिंग का जो हाइट है वो कैसा है? सेम है, ठीक है। एक और इसमें ऑल्टरनेटिव बनेगा, फोर्थ वाला ऑल्टरनेटिव, वो समझना। देखो, फोर्थ ऑल्टरनेटिव बनेगा आपका इस तरह से, जैसे आपको इस तरह से बोला जाए, आपकी बार दो बिल्डिंग्स आपको लेनी है, लेकिन दोनों बिल्डिंग्स की जो हाइट है वो कैसी है? डिफरेंट है। यदि दोनों बिल्डिंग की हाइट डिफरेंट है तो जो पॉइंट आप लोगे वो पॉइंट ध्यान रखना आपका मिड पॉइंट होगा इस वाली लाइन का। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? आपके सेम हो जाएंगे। यहाँ पर 90 है, यहाँ पर भी 90 है। ये एंगल मान लेना आपका अल्फा मान लेना, इस वाले को आप लोग बीटा मान लेना, ठीक है। अब ठीक है, ये दोनों जो हाइट है वो तो कैसी रहेगी हमारी? सेम है। ये दोनों जो है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है हमारा, ठीक है। इस वाले बिल्डिंग की हाइट मान लेना एक्स है और इस वाले बिल्डिंग की हाइट मान लेना कितना है? वाई है।
अब एक बात देखो यहाँ पर, अल्फा के सामने वाली साइड और बीटा के सामने वाली साइड, क्या इन दोनों के ऑपोजिट साइड क्या सेम है क्या? नहीं है। तो क्योंकि इनकी ऑपोजिट साइड सेम नहीं है तो अभी हमारा जो रूल है वो काम नहीं करेगा। लेकिन आगे वाली बात समझना, ठीक है, यहाँ आपका रूल काम नहीं कर रहा, लेकिन अब देखना, मान लेना जैसे ये वाला जो एंगल है ना, उसको आप क्या मानना, हाँ पी मान लेना, और ये वाला जो एंगल है उसको आप मान लेना कितना हो, क्यू मान लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बारी के लिए समझ से जाना मैं क्या समझा रहा हूँ। हमने जब ऑब्जर्व किया कि अल्फा के सामने वाली साइड हमने देखा, अल्फा के सामने की तरफ, और इधर बीटा के सामने हमने जब देखा, तो हमको जो साइड मिली वो सेम नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, रुको एक बारी के लिए, आगे वाले पॉइंट को देखते जाओ। ये मान लेना इधर वाला एंगल जो है वो पी मान लेना, इस वाले एंगल को मान लेना कितना है, क्यू है। यदि हम इस वाले ट्राइंगल में बात करें तो क्यू प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री, इन तीनों को यदि ऐड करोगे तो 180 बनेगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि क्यू प्लस बीटा जो है वो कितना हो जाएगा आपका, 90 डिग्री आ जाएगा। सेम ऐसे क्या करना, इधर वाले ट्राइंगल में चलना, यहाँ से क्या होगा आपका पी प्लस अल्फा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। इस तरफ आपका बन जाएगा P प्लस क्यू प्लस अल्फा प्लस बीटा। अब यदि हम स्टार्टिंग वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और यहाँ पर आपका P प्लस क्यू जो है ऐसे कैसे रह जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से जब आप P प्लस क्यू का वैल्यू निकालेंगे, 90 को उधर ले जाके माइनस करोगे तो वो कितना आएगा आपका, 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर जब अल्फा और बीटा दोनों मिलकर के कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं, तो याद रखना Q और P ये दोनों मिलकर के, ये दोनों भी क्या बनाएंगे, आपके कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, ठीक है। और वो कैसे बनाएंगे, देखो उसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लेना अल्फा का जो वैल्यू वो 20 डिग्री हो, ठीक है, बीटा का वैल्यू मान लेना एक बारी के लिए कितना डिग्री हो, 70 हो। यदि अल्फा का वैल्यू 20 है तो P का जो वैल्यू आएगा वो 70 आ जाएगा, राइट। और बीटा का वैल्यू 70 है तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। जब आप 20 और 70 को ऐड करोगे तो 90 ही तो बनेगा, राइट। तो यदि अल्फा और बीटा मिलकर के कॉम्प्लीमेंट्री बना रहे हैं तो Q और P ये दोनों मिलकर भी क्या बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। और आप इनके सामने वाली साइड को भी देखना, Q के सामने देखो और P के भी सामने देखो, दोनों के सामने वाली जो साइड है वो कैसी है, सेम है। उसका रीजन है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका मिड पॉइंट है, और जब ये मिड पॉइंट है तो इन दोनों की जो लेंथ बनेगी वो कैसी बनेगी, यहाँ पर सेम बनेगी। तो जो वैल्यू बनेगा इस वाली लंबाई का वो क्या हो जाएगा, जैसे इसको h मान लेना, तो ये आपका हो जाएगा √xy। इधर वाली जो बनेगी वो भी क्या बनेगी आपकी, √xy बन जाएगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट केस था, मतलब डिफरेंट ज़्यादा भी नहीं था। जैसे कल जो मैंने आपको दो रूल्स बताए थे, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6। रूल नंबर 5 में क्या होता है, हम पेयरिंग बनाते हैं 45 और 30 की, लेकिन इसकी पेयरिंग नहीं बनती वहाँ पर पेयरिंग किसकी हो जाती है, वो 45 और 60 में कन्वर्ट हो जाता है ये वाला। तो ऐसे ही रूल नंबर 6 में हम 60 और 45 का पेयर बनाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में क्या होता है 45 और 30 में कन्वर्ट हो जाता है। सेम यहाँ पर भी थोड़ा सा उस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है। तो याद रखना रूल आपका फिर भी सेम ही बनेगा। इतना सा आपको याद रखना है, 4 फॉर्मेशंस बनते हैं। पहले फॉर्मेशन में जो पॉइंट्स है A और B वो दोनों A की तरफ आ जाएंगे। ये डिस्टेंस x माना, ये वाला y मान लेना, तो ये जो बनेगा वो √xy हो जाएगा। यदि ये दोनों ऑपोजिट साइड चले जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्डिंग का हाइट √xy ही बनेगा। यदि जो बिल्डिंग्स है उन दोनों की हाइट को यदि हम लोग सेम लेकर के चलते हैं, जैसे जो थर्ड ऑल्टरनेटिव है उसमें बिल्डिंग की जो हाइट्स है वो आपकी सेम है यहाँ पर, तो उस वाले केस में ये वाला x है, ये वाला y है, तो बिल्डिंग का जो हाइट बनेगा वो √xy हो जाएगा। और फोर्थ वाला जो फॉर्मेशन है वो इस तरह का बनेगा, ये वाला। इसमें क्या होगा, बिल्डिंग की हाइट सेम नहीं होगी, तो हम जो पॉइंट लेंगे वो बिल्कुल मिड पॉइंट लिया जाएगा। और जब आप मिड पॉइंट लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अल्फा और बीटा मिलकर के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाएंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे लेकिन रूल काम नहीं कर पाएगा। ठीक, सुनना वापस से, अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे लेकिन हमारा रूल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो सामने वाली जो साइड है वो सेम नहीं है, राइट। लेकिन Q और P ये जो दोनों हैं ये दोनों भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, और इनकी जो ऑपोजिट साइड है वो कैसी रहेगी,
सेम रहेगी। तो ये याद रखना, बिल्डिंग की जैसे ये वाली हाइट जो है उसको आप x मान लेना, इधर वाली बिल्डिंग की जो हाइट है उसको आप y मान लेना। तो ये जो लंबाई बनेगा इधर वाला, ये क्या बनेगा हमारा, रूट एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर 7 हो जाएगा। इसको याद रखना अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको इस तरह से बोला जाए, एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका बन रहा है 35 डिग्री। ठीक है, ये बिल्डिंग के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 35 डिग्री, और जिस पॉइंट से ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उस पॉइंट का इस वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है 18 सेंटीमीटर। फिर क्या करता है ये व्यक्ति, इस बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट होता है, और जब ये बिल्डिंग के थोड़ा पास में आ जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है 55 डिग्री के ऊपर, और इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 8 सेंटीमीटर है। आपको ये पूछा गया है कि इस बिल्डिंग का हाइट कितना बनेगा वो बताना है। तो सिंपल सी बात देखना, पहले ये चेक करो कि 35 और 55 क्या दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरा कोण है कि नहीं है। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो ये जो बिल्डिंग का हाइट बनेगा h बराबर, वो क्या हो जाएगा हमारा, रूट एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रख देना, 8 इंटू 18 हो जाएगा, ये आपका 144 बनेगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला 12 सेंटीमीटर। तो आप ये कह सकते हो इस बिल्डिंग की जो हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका ऑल्टरनेटिव बन जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस वाले को। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया, और क्वेश्चन भी ध्यान रखना आपका इसी तरह से आता है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन बनते हैं, आप खुद देखना जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा। यदि आपने इन रूल्स को प्रॉपर्ली याद कर लिया तो आप देखना सवाल कितना इजी हो जाएगा, कितना आप सेकंडों में आंसर निकालेंगे। 5 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा तो आपको टाइम ही नहीं लगेगा, और विदाउट पेन चलाए आपके आंसर आएंगे, ये भी मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत जरूर पड़ेगी, विदाउट पेन चलाए आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट रूल की तरफ। देखना, देखो रूल नंबर 8 बनेगा। रूल नंबर 8 जो है वो बेसिकली क्या है, लैडर प्रॉब्लम है। ठीक है, लैडर प्रॉब्लम है ये वाला। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक जैसे सीढ़ी जो होती है ना, जो छत के ऊपर चढ़ने की जो सीढ़ी होती है, लकड़ी वाली जो सीढ़ी होती है, उसके ऊपर उसका यूज करते हुए क्या होता है, एक फॉर्मूला आपका बनता है। उस फॉर्मूले को ही हम लोगों ने रूल नंबर 8 बता रखा है, तो वो फॉर्मूला हमारे को समझना है। लैडर प्रॉब्लम होता है ये वाला, तो इसमें क्या फॉर्मूला बनता है वो देखो पहले तो, और वो फॉर्मूला कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और जब मैं वो फॉर्मूला बताऊंगा कि वो कैसे बनेगा, तो वो फॉर्मेशन जो होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वहां से आपको एक पॉइंट समझने को मिलेगा, वो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस तरह से एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक बिल्डिंग है इस तरह से, और इसके ऊपर क्या हो रखा है, एक लैडर है इस तरह से, वो इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक बिल्डिंग है और यहाँ पर 90 बन रहा है। ये जो है ना यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये ध्यान रखना, एक लैडर है, एक सीढ़ी है ये वाली। ठीक है, इस तरह से मान लेना ये जो एंगल बनाती है यहाँ पर वो कितना बनाती है आपका, अल्फा बना रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लैडर के इस वाले पॉइंट को, ठीक है, लैडर के इस वाले पॉइंट को पकड़ के हम थोड़ा सा पीछे खींच लेंगे। लैडर का ये वाला जो पॉइंट है इसको पकड़ के क्या करना है, थोड़ा सा पीछे खींच लेना। जैसे आप इस वाले पॉइंट को पीछे की तरफ खींचोगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा इधर वाला, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। राइट, और अगली जो पोजीशन बनेगी इस लैडर की वो इस तरह से हो जाएगी। देखो ये वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और जो लैडर होगी वो क्या होगी, इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन में आप लोग ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये लैडर का हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट को हमने थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। मान लेना ये जो पॉइंट हमने जो पीछे की तरफ खींचा है वो कितना खींचा है हम लोगों ने, बी बराबर खींचा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है आपका, बी के बराबर है। और ये जो पॉइंट आपका नीचे की तरफ आएगा वो कितना नीचे आ जाता है, मान लेना ए आ जाता है। अब सबसे पहला डाउट तो आपके मन में यही आएगा कि यदि हमने इस वाले पॉइंट को बी के बराबर पीछे खींचा है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो भी आपका बी के बराबर नीचे आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, जैसे फिजिक्स का पॉइंट होता है ये जो मोशन हो रहा है,
जैसे ये वाला जो पॉइंट है और एक ये वाला जो पॉइंट है, क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है वो तो क्या हो रहा है, इस तरह से मूव करेगा इस तरफ, और ये वाला जो पॉइंट है इधर की तरफ वाला वो क्या हो रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है ना, आपका एक तरह से 2D मोशन है ये वाला, ठीक है, दो डायरेक्शन में चीजें मूव कर रही है। ये क्या होगा, आपका एक कार्टेशियन सिस्टम बनाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, एक तरह से ये जो मूवमेंट है ना, जैसे इस पूरी मूवमेंट को यदि आप आगे की तरफ लेते हो तो ये मूवमेंट आपकी परपेंडिकुलर मूवमेंट है, ठीक है। ये जो मूवमेंट है वो कौन सी मूवमेंट है, आपकी परपेंडिकुलर मूवमेंट है। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मूवमेंट नहीं हो रहा, इसलिए ये वाला वैल्यू b और ये वाला वैल्यू a, ये दोनों आपके सेम नहीं होंगे। आपको इसमें इशू हो तो आप क्या करना, एक बार ये ट्राई करके देखना घर पे, एक छोटा सा कुछ भी लेकर के, और उससे आप क्या करना, एक बार ये ट्राई करके देखना क्या ये चीज़ें सेम आती है क्या। आप चेक कर लेना, ये चीज़ें सेम जो होगी वो नहीं आएगी। ये वाली वैल्यू आपकी डिफरेंट आएगा b, और ये जो वैल्यू है a ये आपका डिफरेंट आएगा, ठीक है। और मान लेना ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाता है, बीटा हो जाता है। मैं फिर से समझा देता हूँ क्या हो रहा है, फिर इसका फॉर्मेशन कैसे बनेगा वो एक्सप्लेन कर दूंगा। और जब मैं फॉर्मेशन एक्सप्लेन करूँ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उसमें एक पॉइंट आपको सीखने को मिलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या चीज़ है, देखो पहले लैडर जो था ना वो इस तरह से था, रेड वाले फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। पहले लैडर जो है वो रेड वाले फॉर्मेट में है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा पीछे की तरफ हम इसको खींच लेंगे। कितना पीछे की तरफ खींचना है हमारे को, b के बराबर। जैसे ही आप इसको पीछे की तरफ खींचोगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ये कितना नीचे आ गया आपका, a के बराबर। तो ये चीज़ याद रखना पहली बात तो, कि ये जो दोनों वैल्यूज होगी b और a, ये दोनों आपके बराबर नहीं होंगे। क्यों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर मूवमेंट हो रही है, लंबवत ये लोग एक दूसरे के मूव कर रहे हैं। और जब ये परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो यहाँ पर आपका ये वैल्यू जो होगा वो बराबर नहीं आएगा। अब फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है b बराबर a10 अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पर, b बराबर a10 अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2। और ये ध्यान रखना है यहाँ पर b जो है वो किसको डिनोट करेगा, आपका एक तरह से याद रखना b इसको डिनोट करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि b यहाँ पर क्या है और a यहाँ पर क्या है, ठीक है। क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना, जैसे ये जो अल्फा और बीटा जो है ना, इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अल्फा और बीटा को आपको प्लस करना है। किसी में भी किसी को जोड़ लो, दोनों में जो फाइनल वैल्यू आएगा वो सेम ही आने वाला है, राइट। अल्फा प्लस बीटा करो चाहे बीटा प्लस अल्फा करो, कोई दिक्कत नहीं आना। लेकिन इधर की तरफ क्या रखना है और इस तरफ क्या रखना है, उसमें यदि आपने वैल्यूज को इंटरचेंज करके रख दिया तो जो आपका आंसर आएगा वो गलत आएगा। तो थोड़ा सा मैं हिंट के लिए आपको बता देता हूँ कि b का मतलब क्या होता है, बेस होता है। इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू होगा ना वो तो आपको रखना है इस तरफ, और जो दूसरा वैल्यू है वो कितना नीचे की तरफ जो आ रहा है, CD जो है वो कितना नीचे की तरफ आ रही है, वो वैल्यू आपकी इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अनुसार आप इसको याद रखना, b को आप लोग याद रख लेना एक हिंट के लिए, ये क्या बनेगा आपका, बेस बनेगा। तो ये जो बेस वाली वैल्यू होगी, आधार पे जो वैल्यू होगी वो आपका b से आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू ये किससे आ जाएगा, आपका a से आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको कैसे इसका फॉर्मेशन बनेगा, ये प्रूव कैसे होता है ये फॉर्मूला, वो मैं समझा रहा हूँ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा इसका प्रूव, समझते जाना। देखो जैसे हम इस तरह से बात करते हैं, ये वाला केस, पहले लैडर जो था वो इस तरह से था, यहाँ पर एंगल जो था वो अल्फा बन रहा था, और ये लैडर जो था वो इस वाली जगह पर था, ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट से। अब हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा पीछे की तरफ किया, मान लेना यहाँ कहीं पर ये आ जाता है, और ये लैडर जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, और यहाँ पर एंगल मान लेना कितना हो जाता है, बीटा हो जाता है। हमको ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू कितना मान करके चलना है, हमको b मान के चलना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो उसको b मान लेना, और यहाँ से लेकर के ये वाला जो बनेगा ये कितना हो जाएगा, आपका a हो जाएगा। अब एक बात समझना, छोटा सा पॉइंट है, क्या लैडर को चाहे से कैसे भी रखो, लैडर की जो लंबाई होगी क्या वो चेंज होगी क्या? चाहे से आप लैडर को इस वाली पोजीशन में रखो, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन के अंदर, या फिर लैडर को इस तरह से आप सेकंड पोजीशन में रखो, मुझे ये बताओ क्या लैडर की जो लंबाई है वो चेंज होगी क्या?
नहीं चेंज होगी। यदि लैडर जो है वो 10 मीटर की है तो वो लैडर चाहे से कैसी भी पोजीशन में रख लेना, हमेशा क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी। और यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि वो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेगा तो सारी चीज़ें यहीं पर डिपेंड करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनेगा कि जो लैडर की लेंथ रहेगी, राइट, लैडर की जो लेंथ बनेगी वो हमेशा कैसी रहेगी, आपकी सेम रहेगी। जो सीढ़ी की जो लंबाई है वो कभी चेंज नहीं होने वाली, चाहे से आप इसको कैसे भी रख लेना। ठीक है, अब देखो समझना इस फॉर्मूले को कैसे बनता है। मान लेना ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है उसको मान लेना आप x है, और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको मान लेना कितना है, y है। अब यदि मुझे b का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, x में से y को घटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही देखना यहाँ पर, मान लेना ये पूरा का पूरा जो लंबाई है वो कितना मान लेना, p मान लेना, और यहां से लेकर के यहां तक का जो लंबाई है उसको कितना मान लेना आप लोग, q मान लेना। तो यदि मुझे वैल्यू निकालना है a का तो मैं क्या करूंगा, p में से कितना घटा दूंगा, q घटा दूंगा। बात आई समझ में ये वाली। ठीक है, पूरा का पूरा जो लंबाई है टॉप से लेकर के बॉटम तक उसको p मानना, और इस वाले पॉइंट से लेकर के नीचे तक का जो लंबाई है उसको आप q मान लेना। तो यदि a का वैल्यू निकालना है तो p माइनस क्यू बनेगा, और b का वैल्यू निकालना है तो x माइनस वाई बनेगा। अब यदि हमको x का वैल्यू मिल जाए, y का वैल्यू मिल जाए, p का वैल्यू मिल जाए, q का वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। अब ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। देखो इधर से मैं क्या करूंगा, जो लैडर की जो दोनों पोजीशंस है इनको मैं क्या करता हूं, अलग अलग बना देता हूं एक बारी के लिए, जिससे क्या होगा, आपको ये x y p और q इनका वैल्यू निकालने में आपको हेल्प मिल जाएगी। देखना, यदि मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करूंगा लैडर की, तो फर्स्ट पोजीशन में क्या हो रहा है, एंगल जो बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। ये जो फर्स्ट पोजीशन में जो पॉइंट है इसका यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस बनेगा वो y हो जाएगा, और टॉप तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा आपका, ये वाला p हो जाएगा। मान लेना लैडर की जो लंबाई है वो कितनी है, l मान लेना। अब याद करो लेक्चर 1, याद करो हाइट एंड डिस्टेंस का थ्योरी क्लास का, क्या बताया था, यदि आपको हाइपोटेनियस पता हो और एंगल अल्फा पता है तो p का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, l साइन अल्फा आ जाएगा, और y का जो वैल्यू बनेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, l कॉस अल्फा हो जाएगा। बताया था ये वाला, आपको याद होना चाहिए आपको अच्छे से। p का जो वैल्यू बनेगा वो l साइन अल्फा बनेगा, y का जो वैल्यू बनेगा वो क्या हो जाएगा, l कॉस अल्फा हो जाएगा। अब ऐसे ही मैं क्या करूंगा, लैडर की सेकंड पोजीशन बनाऊंगा। सेकंड पोजीशन में देखो क्या होगा, इधर समझ से जाना, एक बार देखना इधर। लैडर की मैं सेकंड पोजीशन बनाऊंगा, इसमें क्या होगा, जो टॉप वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, और जो बॉटम वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा राइट में शिफ्ट हो जाएगा। लैडर जो है वो काइंड ऑफ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, पहला केस ये वाला है, पहली पोजीशन। सेकंड पोजीशन ये वाली है। लैडर की जो लंबाई रहेगी, चाहे से पोजीशन 1 हो चाहे पोजीशन 2 हो, लैडर की लंबाई कैसी होगी, सेम होगी, राइट। यदि आप सेकंड पोजीशन में देखते हो तो ये जो डिस्टेंस है टॉप से लेकर के ये वाला, ये तो कितना है हमारा, क्यू बनेगा, और ये जो डिस्टेंस बनेगा ये वाला, ये कितना है हमारा, एक्स है। जो ऊपर की तरफ जो मैंने डायग्राम बना रखा है उसके अनुसार मैं ये डिस्टेंस लिख रहा हूँ। आप पहले ऊपर वाले डायग्राम को बनाना अपनी नोटबुक के अंदर, तब आपको क्या होगा, ये डिस्टेंस आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों डायग्राम्स आपको एक साथ नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो आप क्या करना, ऊपर की तरफ जो मैंने डायग्राम बना रखा है पहले आप उस डायग्राम को बना लो अपनी कॉपी के अंदर, वहां से आप कोई चीजें जो होगी वो समझ में आ जाएगी। अब इस वाले के अकॉर्डिंग देखना, लैडर की जो लंबाई है वो तो सेम रहने वाली है, राइट। एंगल आपको पता है इसे बीटा है, तो यदि हम Q की बात करते हैं, Q का जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा आपका, L साइन बीटा हो जाएगा, और X का जो वैल्यू बनेगा वो L कॉस बीटा हो जाएगा। याद कर लेना, स्टार्टिंग में जब आपको थ्योरी क्लास करवाई थी पहली वाली, उसमें मैंने आपको ये वाला फॉर्मेट बता दिया था। ठीक है, अब ज्यादा कुछ काम नहीं है, मेन तो यही था आपको P, Y, Q और X का वैल्यू, इन सब का वैल्यू चाहिए था। अब ज्यादा कुछ नहीं है, अब देखते जाओ आप फटाफट से, अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखना है ऐसे, यदि हमको वैल्यू चाहिए किसका, b का वैल्यू, तो b का वैल्यू निकालने के लिए मुझे x में से y को माइनस करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको अगले पेज पे ले जाता हूँ, वहां से आपको सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी। देखो
डायग्राम जो है फाइनल डायग्राम वो इस तरह का बनेगा आपका। इस तरह से हमारा लैडर था पहले तो, फिर लैडर को हमने थोड़ा सा नीचे कर लिया तो वो थोड़ा सा पीछे चले जाएगा, इस तरह से हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर 90 हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है उसको हमने मान रखा है बी, ये जो डिस्टेंस है उसको हमने मान रखा है ए। टॉप से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो पी है। ये वाला डिस्टेंस हमारा क्यू हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हमारा एक्स बनेगा, और ये जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा हमारा वाई बनेगा। और ये एंगल जो है उसको आपने अल्फा मान लिया, ये वाला जो एंगल है उसको बीटा मान लिया। यदि आपको बी का वैल्यू निकालना है तो एक्स माइनस वाई करेंगे, और यदि आपको ए का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, पी माइनस क्यू कर देंगे। जहां पर देखो सबकी वैल्यूज में लिखता जा रहा हूँ। वाई का जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा आपका, एल कॉस अल्फा बनेगा। एक्स का वैल्यू बनेगा एल कॉस बीटा बनेगा। पी का जो वैल्यू है वो आपका बनेगा एल साइन अल्फा बनेगा, और क्यू का वैल्यू बनेगा एल साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये याद रखना लेडर की जो लेंथ है वो दोनों केस में कैसी रहेगी आपकी, सेम रहेगी। तो यहाँ पर वैल्यूज रखते जाओ और फिर हम सॉल्व कर लेंगे। एक्स का वैल्यू एल कॉस बीटा आ जाएगा, वाई का वैल्यू एल कॉस अल्फा आ जाएगा। राइट, इधर की तरफ देखना, ए का वैल्यू निकालना है तो पी का जो वैल्यू बनेगा वो एल साइन अल्फा बनेगा, और क्यू का जो वैल्यू बनेगा वो एल साइन बीटा आ जाएगा। राइट, यहाँ से इधर वाले की बात करोगे तो एल कॉमन आ जाएगा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। यहाँ से एल कॉमन आ जाएगा और साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बन जाएगा। अब क्या करना, इसको आप इक्वेशन 1 मान लेना, इसको इक्वेशन 2 मान लेना। इक्वेशन 1 में डिवाइड देना किसका, इक्वेशन 2 का। देखो डिवाइड क्यों दे रहे हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिवाइड इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ठीक है हमको ये पता है कि लैडर का जो लंबाई है, सीडी का जो लंबाई है वो सेम है, लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा, जो सीडी का जो लंबाई है वो आपको नहीं दिया जाएगा, सीडी का जो लेंथ होगा वो आपको नहीं दिया जाएगा। राइट, तो ये एक ऐसी वैल्यू है जो हम लोगों ने खुद के अनुसार मानी है, और जब भी हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं तो उस वैल्यू को ही तो हटाना होता है जो हमने खुद से माना है। राइट, सवाल में क्या होगा, आपको अल्फा का वैल्यू आपको दिया जाएगा, बीटा का वैल्यू आपको दिया जाएगा, ए और बी ये जो दो वैल्यूज हैं इन दोनों में से कोई एक आपको दिया जाएगा और एक आपसे पूछा जाएगा। तो ये चार वैल्यूज तो ऐसी है जिन चार में से क्या होगा, वो क्या कर सकता है बता देता हूँ। ए हो गया, बी हो गया, अल्फा हो गया और बीटा हो गया। इन चार में से कोई तीन वैल्यू आपको देगा और एक वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तो हम जो फॉर्मूला बनाएंगे वो भी तो इस तरह का ही बनाएंगे ना, जिसमें अल्फा बीटा ए और बी ये चार ही आए। ये जो एल है वो उस फॉर्मूले के अंदर नहीं आना चाहिए। अब यदि हम इस एल को हटाना चाहते हैं तो इक्वेशन 1 में क्या करो, इक्वेशन 2 का डिवाइड दे दो। जब डिवाइड दोगे तो इधर तो बनेगा आपका बी अपॉन ए, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, अपॉन में आ जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये बन जाएगा। और ये वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है ना, एक तो ये वाला फॉर्मूला, इसको भी आप लोग याद रखना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और जो मैंने आगे आपको फॉर्मूला भी इससे बनेगा वो तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, बी अपॉन ए जो बनेगा वो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बनेगा, और इसी को हम थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो हम जो फॉर्मूला चाह रहे हैं वो भी आ जाएगा। देखो बी अपॉन ए का जो वैल्यू है वो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा, अपॉन में साइन अल्फा माइनस साइन बीटा आ जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ से। अब देखो इसको देखना, ये जो फॉर्मेट बन रहा है, मान लेना एक बारी के लिए ये वाला सी है और ये आपका डी है, तो जो फॉर्मेट बन रहा है ऊपर की तरफ वो किसका बन रहा है, कॉस सी माइनस कॉस डी का। और ट्रिग्नोमेट्री जब हम लोगों ने पढ़ी थी तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, वो लगाना है ऊपर की तरफ। सेम ऐसे क्या करना, जैसे एक बारी के लिए इस वाले को यदि आप सी मानते हो और इसको आप डी मानते हो तो फॉर्मेट बनेगा साइन सी माइनस साइन डी का, तो वही फॉर्मूला हमारा काम करेगा। तो देखते जाओ, बी अपॉन ऐसे कैसे है, ऊपर की तरफ फॉर्मूला लगाना पहले तो, कॉस सी माइनस कॉस डी का, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन 2 आ जाएगा, और साइन डी माइनस सी अपॉन 2, तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। राइट, सेम ऐसे ही देखना,
साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, टू साइन सॉरी साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू आ जाएगा, और साइन सी माइनस डी अपॉन में टू आ जाएगा। ठीक है, साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा। आपका यहाँ पर बचेगा बी अपॉन ए साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, वो क्या हो जाएगा आपका टेन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में टू हो जाएगा। यहाँ से b का वैल्यू निकालना है तो a को इधर मल्टीप्लाई कर देना, a आ जाएगा 10 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 आ जाएगा। तो b बराबर a10 अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। दोनों आपको याद रखना है, ये वाला भी याद रखना है ऊपर की तरफ जो लिख रखा है, और ये वाला भी आपको याद रखना है। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। और देखो इस वाले फॉर्मूले को मैं आपको याद करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि कब तो बीटा माइनस अल्फा करना है और कब अल्फा माइनस बीटा करना है। तो देखो वो भी मैं बता देता हूं आपको। देखो सॉरी एक सेकेंड, ये लिखा हुआ है राइट। अब देखो मैं आपको समझा देता हूं कब कैसे क्या करना है, वो देखना। मुझे ये बताओ, ये जो दो एंगल्स है अल्फा और बीटा, इन दोनों एंगल्स में से बड़ा एंगल कौन सा बनेगा और छोटा एंगल कौन सा बनेगा। जितना आप किसी वस्तु के क्लोज जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होता है, तो अल्फा का जो वैल्यू बनेगा वो बीटा से ज्यादा रहेगा यहाँ पर। और जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ता है, साइन का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है, जबकि कॉस का वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज करता है राइट। यदि आप डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वहां से हमारे को ये समझ में आ रहा है कि अल्फा का जो वैल्यू है वो बीटा से ज्यादा रहेगा राइट। जब एंगल का वैल्यू बढ़ता है तो साइन का वैल्यू कॉस, साइन का वैल्यू जो होता है वो बढ़ जाता है, जबकि कॉस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, घटता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस बीटा का जो वैल्यू होगा वो कॉस अल्फा से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि जब एंगल कम होता है ना, ध्यान रखना, एंगल जब कम होता है तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, जब एंगल को आप डिक्रीज करते हो तो कॉस का वैल्यू बढ़ने लग जाता है, और जब आप एंगल को बढ़ाते हो तो कॉस का वैल्यू घटने लग जाता है राइट। तो यदि अल्फा का वैल्यू बीटा से ज्यादा है तो कॉस अल्फा का वैल्यू कॉस बीटा से क्या होगा, कम बनेगा। और हम यही तो चाहते हैं कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया जाए राइट। सेम ऐसे यदि आप साइन में देखते हो तो एंगल का वैल्यू बढ़ने पर साइन का जो वैल्यू होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हम बड़ी वैल्यू जो बनेगी वो साइन अल्फा बनेगी और छोटी वैल्यू साइन बीटा बनेगी, तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा आ जाएगी। तो इस तरह से याद रखना इसको, बी अपॉन ए जो बनेगा। और ये जरूर ध्यान रख लेना कि ऊपर की तरफ कॉस आएगा, नीचे की तरफ क्या आएगा, साइन आएगा। थोड़ा सा चीजों को याद रखना पड़ेगा भाई, फटाफट आपको लिखना है तो बी अपॉन ए हो जाएगा। जैसे मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, एक क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको इस तरह से दिया जाए 90 दे रखा है, पहले जो है वो लैडर जो है वो इस तरह से है, यहाँ पर एक लैडर इस तरह से रखा हुआ है। इसको हमने क्या किया, पीछे की तरफ खींच लिया इस तरह से, ये इस पॉइंट पे आ गया। तो इधर की तरफ भी क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर। मान लेना ये जो नीचे की तरफ आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 सेंटीमीटर आ रहा है। ये वाला एंगल मान लेना आप लोग फॉर एग्जाम्पल 72 डिग्री है, और ये वाला मान लेना 18 डिग्री है। आपसे ये पूछा गया है कि ये जो लैडर है उसको कितना पीछे की तरफ खींचा गया है। मान लेना उसका वैल्यू x है, ये x का वैल्यू कितना है ना वो हमको निकालना है। तो देखो कैसे हम लोग लिखेंगे, दोनों फॉर्मूले कैसे लिखेंगे वो बता रहा हूं। पहले जैसे हम लोग क्या करेंगे, x अपॉन में 3 लिखेंगे इधर की तरफ तो राइट। फिर हमको ये पता है कि ऊपर की तरफ क्या आएगा, हमारा कॉस आएगा, और नीचे की तरफ क्या आएगा, साइन आएगा। कॉस वाले केस में क्या करना, छोटा एंगल पहले रखना और बड़ा एंगल जो है वो बाद में रखना। साइन वाले केस में बड़ा एंगल पहले रखना और छोटा वाला एंगल बाद में रख देना। लेकिन दिक्कत क्या आएगी, 18 और 72 इसके ऊपर हमारे को वैल्यू पता नहीं है। ये तो केवल मैंने आपको लिखने के लिए बताया, बाकी आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। हो सकता है एग्जाम के अंदर केवल आपसे डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला जो है ना वो पूछ लिया जाए। भाई जनरली क्या करता है, जैसे फॉर्मूला तो हमारा ये बनता है, b बराबर a10 अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2। लेकिन यदि एग्जामिनर आपके साथ में गेम खेलना चाहता है तो एग्जामिनर क्या करेगा, जो आपसे फाइनल फॉर्मूला है वो नहीं पूछेगा,
इस फाइनल फॉर्मूले से जस्ट पहले वाला जो स्टेप है वो यदि ये चेक करना चाहता हो, सपोज वो ये चेक करना चाहता है कि ये फॉर्मूला कितने बच्चों को बनाना आता है, कि ये फॉर्मूला बना कैसे, राइट। तो यदि वो ये चीज चेक करना चाहता है तो वो आपको क्या करेगा, ये फॉर्मूला ना पूछ करके इस फॉर्मूले का जो पहले वाला स्टेप होगा वो ये वाला स्टेप ही तो होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो यदि वो आपसे ये स्टेप ही पूछना चाहे तो वो आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि बी अपॉन ए, वो ऑप्शन दे देगा कि बी अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ऐसे वो चार अलग अलग ऑप्शन बना देगा। तो ये वाले ऑप्शन के ऊपर टिक कर देना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जनरली फॉर्मूला तो याद रख लेते हैं लेकिन वो फॉर्मूला बना कैसे वो कभी याद नहीं करते। और एग्जामिनर जब वो फंसाएगा ना आपको, जब वो ओवरऑल एग्जाम में जैसे 100 क्वेश्चन देगा, 100 में से वो 5 क्वेश्चन के अंदर यही गेम खेलता है। वो 5 क्वेश्चन ऐसे डिजाइन करता है जिसमें वो क्या करता है, फाइनल जो फॉर्मूला है वो नहीं पूछता, वो फाइनल फॉर्मूला कैसे बनता है, वो जो उसका पूरा प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के जो बीच वाला पार्ट होता है वहां से वो उन 5 क्वेश्चन को बना करके आपसे पूछ लेता है। तो यदि आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में तो फिर आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। कोई फॉर्मूला कैसे बना, कोई डेरिवेशन कैसे हो गया है, कोई चीज कैसे निकल के आ रही है, वो सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आप लोग पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो ये चीजों को थोड़ा सा याद रखा करूँ, हर एक चीज का जो डेरिवेशन मैंने आपको बता रखा है उनको अच्छे से याद किया करूँ। बाकी इस क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू क्या बनेगा वो देख लो। एक्स बराबर आ जाएगा 3 10 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। अल्फा का वैल्यू कितना है 72, बीटा का वैल्यू कितना है 18, दोनों को प्लस कर देंगे तो 90 हो जाएगा और इसका क्या करेंगे हाफ करेंगे। तो x का जो वैल्यू है वो 3 10 90 अपॉन में 2 करते हैं तो 45 हो जाएगा और 10 45 का जो वैल्यू बनेगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये दोनों वैल्यूज तो सेम आ गया, लेकिन ये तभी सेम आएगा जब यहाँ पर 72 और यहाँ पर कितना हो 18। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर होता आपका 75 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर आपको दे रखा होता 45 डिग्री, दो एंगल्स मैंने चेंज कर दिए, यहाँ पर 75 है और यहाँ पर कितना है 45 है। अब आप निकाल के देखना क्या x का वैल्यू वही आएगा, क्या नहीं आएगा। x का वैल्यू बनेगा 310 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। अल्फा का वैल्यू है 75, बीटा का वैल्यू है 45, दोनों को प्लस कर देना तो ये बनेगा आपका 120, इसका हम लोग करेंगे हाफ तो वो बन जाएगा आपका 1060 और 1060 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। तो इस वाले केस में x का जो वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा आपका 3√3 बनेगा। वो बात अलग है 72 और 18 हो तो वैल्यू सेम ही आ जाता है, लेकिन यदि इसके अलावा कोई और वैल्यू दिया जाएगा तो वो वैल्यू जो बनेगा वो आपका सेम नहीं बन पाएगा, ठीक है। वो वैल्यू आपका जो बनेगा वो थोड़ा डिफरेंट वैल्यू आएगा, कुछ अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारे रूल्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। अगली वाली जो क्लास में बनेगी उसमें मैं आपको 2-3 फॉर्मूले बनते हैं, वो फॉर्मूले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और उन फॉर्मूले के बाद में जो इसकी नेक्स्ट वाली क्लास बनेगी उससे हम लोग क्या करेंगे, जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और ये जरूर ध्यान रखना इस फॉर्मूले को मिस मत करना, ये वाला जो फॉर्मूला है, क्योंकि एग्जामिनर यदि आपसे कहीं ना कहीं पर गेम खेलेगा तो वो इसी तरह से खेलता है, ध्यान रखना। वो यदि आपको ये चाहता है कि आप पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ तो वो यही करेगा कि कोई ना कोई फॉर्मूला होगा जिसका आपको फाइनल रिजल्ट तो याद होगा, कोई ना कोई फॉर्मूला ऐसा होगा जिसके आपको फाइनल रिजल्ट याद होगा, लेकिन वो आपसे फाइनल रिजल्ट ना पूछ के उसके बीच का कोई ना कोई स्टेप पूछ लेगा। और जब वो स्टेप आपसे पूछेगा तो फिर तो आपको वो डेरिवेशन याद होना बहुत जरूरी हो जाएगा, तभी जाकर के आप उन 100 क्वेश्चन को टारगेट कर पाओगे, ठीक है। तो एक तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, एक तो ये जो फॉर्मूला है ना ये ध्यान रखना, और एक इस लैडर वाले केस में जरूर ध्यान रखना कि लैडर को चाहे से आप कैसे भी रख दो, लैडर को चाहे से कैसे भी रख दो, लैडर का जो लेंथ बनेगा, लैडर की जो लंबाई होगी वो कैसी रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है, इसको याद रखना ये वाला, ठीक है। तो इसी के साथ में ये वाली क्लास आपकी कंप्लीट होती है, थ्योरी क्लास कंप्लीट है। कल वाली क्लास में मैं आपको 3-4 फॉर्मूले करवाऊंगा, वो भी ऐसे डेरिवेशन वाले रहेंगे, वो फॉर्मूले हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। और यदि आपने ये 3 क्लासेस, ये जो 4 क्लासेस बनेगी अगली वाली क्लास को जोड़ करके, यदि आपने इन 4 क्लासेस को अच्छे से कर लिया तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ
कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में कहीं पर भी 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। आप विथ इन 10 सेकंड हर एक क्वेश्चन को करके निकल जाएंगे। और इवन यदि आपने थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपको पेन चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी किसी क्वेश्चन के अंदर। इतना अच्छे से मैं आपको कवर अप करवा दूंगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ठीक है, ये जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको अच्छे से करूँ, ये रूल्स वगैरह जो मैंने आपको बताए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो प्रॉपर्टी है वो मैंने बता दिया। जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनता है तो जो बिल्डिंग का जो हाइट बनेगा वो किसके बराबर होगा, रूट ए बी के बराबर होगा। इसके अलावा 60-30 वाला केस हो, 45-30 वाला केस हो, 60-45 वाला केस हो, उसके लिए जो रूल बताया था कल आपको वो याद रखना। इसके अलावा ये जो लेडर प्रॉब्लम आपको करवाया है इसका जो फॉर्मूला बनता है वो याद रखना। बाकी 2-3 फॉर्मूले मैं आपको कल वाली क्लास में करवाऊंगा, उनको और अच्छे से याद कर लेना। फिर आप ये समझ लेना कि आपका ये चैप्टर जो है बिल्कुल मस्के की जैसे चलेगा। ठीक है, तो ये क्लास आपकी यहीं पर ओवर होती है और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।